वैसे तो यूपीएससी को किसी का बाप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट कैसे हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस के ट्रेंड के बारे में। तो उनका भी हमें पता लगता है यूपीएससी के कुछ अदर एग्जामिनेशन से, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, उनसे उनसे हम क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर यूपीएससी ने अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कैसे पूछेगा। यानी कि कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो गए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो गए, तो यूपीएससी कैसे पूछ सकता है उनको, उनका थोड़ा बहुत अंदाजा हम इन एग्जामिनेशन से लगा सकते हैं। तो आज उसी की बात करेंगे। CDS 2 हुआ है अभी 1 सितंबर को। CDS 1 अप्रैल में हो चुका है, CDS 2 2024 अभी 1 सितंबर को हुआ है। तो उसी के क्वेश्चन आज हम थोड़े बात करेंगे, कौन कौन से उसके कुछ क्वेश्चन है जो हमें 2025 में हेल्प कर सकते हैं यूपीएससी का ट्रेंड को जानने के लिए। और आखिरकार अगर किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तब वो थोड़ा हम जानने की ट्राई करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये हमारे सामने है CDS 2 2024 सेट है इसका। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको भी बताऊंगा जो बाई चांस यूपीएससी ने कभी पहली बार प्रीलिम्स में पूछे सीएससी के में, तो किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर अपन ये कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे 12th क्लास वाली में, और बेसिक साइंस है ये। बाई चांस यूपीएससी ने कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेगा, तो वो आपको यहाँ से पता लगेगा कि देखिए कि विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन एंड मटेरियल्स। अगर आप साइंस से टेक पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ते हैं, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर कैसे वर्किंग चलती है। तो वहीं से क्वेश्चन था ये। इसका आंसर तो है लाइसोसोम। बट अगर यूपीएससी कभी पूछता है, यूपीएससी सीएससी के अंदर, सीएससी के प्रीलिम्स के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक बायोलॉजी से अगर यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा तो वो इस टाइप से अगर पूछ सकता है आपसे। देखो, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी by the plant involves the use of green pigment of leaves called the chlorophyll, the only structure in a leaf that can host chlorophyll। बेसिक बायोलॉजी है, आंसर इसका क्लोरोप्लास्ट है। बट जब भी आप पढ़ते हैं साइंस एंड टेक, तो थोड़ा सा, और एनवायरनमेंट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने जो बेसिक साइंस के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाई चांस मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी के अलावा कोई और एग्जाम देना पड़ गया तो वहाँ पे बेसिक साइंस हमें तो पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यूपीएससी अगर अभी पूछेगा तो इस टाइप से पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे कि नए निर्माण की कंकड़ी संरचना की सतह को गीला करके जो बोरियों से ढक देते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको गीला रखने के लिए उसको गीली बोरियां होती हैं उनसे उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये यूपीएससी भी पूछ सकता है इसको अपने सीएससी वाले प्रीलिम्स के अंदर। कभी कभी पूछता ना, जैसे पूछा था एक प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइप के जैसे क्वेश्चन है यूपीएससी सीधा इनको रिपीट कर सकता है। तो आंसर इसका ये है। बट आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये कैसे पूछा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, बस ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट कर सकते हैं इस टाइप के। कि मान लीजिए अभी तो ये पूछा है, तो अभी आगे पूछ सकता है कि रोड बनाने में, से रोड बनाने में पूछा था कि कौन कौन से ऐसी मटेरियल्स हैं जो रोड बनाने में काम आ सकते हैं। तो ये उसी का थोड़ा सा आगे वाला हम देख सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम उसको देखें, ये जो गुनी बैग्स लगते हैं ना वेटिंग के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए, यहाँ पर आंसर इसका ए है। तो ये कुछ, जैसे मान लो आपको ये किसी किताब में नहीं मिलता है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको दिमाग, जैसे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं। आपने कभी कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनते हुए देखा है, आपके घर पे भी कभी कोई काम चला है, तो जनरली क्या करते हैं, उसको गीला रखने के लिए, सरफेस को वेट रखने के लिए, वहाँ पर हाइड्रेशन अच्छे से बना रहे, धूप से ज़्यादा वो नहीं हो, एकदम से सूख नहीं जाए, उसके लिए रखते हैं। अच्छा, जैसे अच्छी उसके अंदर क्या हो, जैसे गीला रहता है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है वो। तो ये कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चन हैं जिससे हम थोड़ा सा ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी से किस टाइप से पूछेगा, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चल रहे हैं, ये सीधा देखो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा साइंस है तो ये यूपीएससी नहीं पूछता है, इनको पूछ सकता है। देखो, एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है किसी मशीन का दुधाती भाग, यहाँ ज़्यादा सोचने का नहीं है। किसी भी चीज़ का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो जैसे एक्सरे का पूछा है तो हमारे यहाँ क्या पूछ सकते हैं, किसी और मशीन का पूछ सकता है यूपीएससी सीएससी के अंदर। तो ये एक्सरे से आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 के अंदर क्या ट्रेंड हो सकता है। ये देखिए, इंग्लिश में अगर चलें, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ये थोड़ा सा डीप साइंस हो गई, यूपीएससी शायद ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, बट बाई चांस कुछ अतरंगी क्वेश्चन पूछता है। हमने देखे 21 में भी देखे हैं, 22 में देखे हैं, 23 में देखे हैं। कुछ अतरंगी क्वेश्चन होते हैं जो किसी से नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं, अगर हमने थोड़ी सी बेसिक साइंस पढ़ रखी है और आपने यूपीएससी के कुछ अदर एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर रखे हैं, तो वो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है कि कन्वेंशन क्या होता है, कंडेंशन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, वो बेसिक्स हैं, तो ये यहाँ वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है।
द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाई वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व, ये यूपीएससी के हमारे यानी कि सीएससी के प्रीलिम्स में भी इजीली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। रेनबो का आपको पता होना चाहिए, मानसून इस बार काफ़ी अच्छा रहा है तो रेनबो काफ़ी जगह देखे गए, तो हो सकता है 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर रेनबो पर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है इन एग्जामिनेशन के थ्रू। ओजोन होल इज अ रीजन ओवर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, यानी कि अंटार्कटिका कॉज्ड मेनली बाय सीएफसी गैसेस, अंटार्कटिका कॉज्ड मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, द आर्कटिक कॉजेस मेनली बाय सीएफसी गैसेस और CO2 आर्कटिक में। पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन होल आखिरकार है कहाँ, तो वो है अंटार्कटिका पर। मेनली किस वजह से हमने क्यों किए, जैसे आप अगर आप किगाली समझौते देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखें, मेनली ये इनको कर रहे हैं बैन, तो आपको ये क्वेश्चन सीएससी में भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चारों ये जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। आप लगाएंगे यार CO2 भी, तो हम CO2 भी कम कर रहे हैं, लेकिन CO2 को डायरेक्ट इम्पैक्ट जो ओजोन गैस उसमें नहीं होता है। CFCs हो गए, इनका सीधा सीधा जिसमें फ्लोरीन और क्लोराइड के जो होते हैं तत्व होते हैं वो सीधा इम्पैक्ट करते हैं ओजोन को, इस वजह से ये वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक, आपको लगता है कि ओजोन होल पूरी पृथ्वी पर है? नहीं, ओजोन होल कुछ स्पेसिफिक एरियाज है वहाँ पर आपको देखा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये सीधा सीधा रिपीट कर सकता है, तो यानी कि ओजोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये देखिए इसकी बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस इसरो इन 2023 के अंदर कौन कौन से मिशन यहाँ पर उसने लॉन्च किए हैं वो इंपॉर्टेंट थे। सोलर पावर रॉकेट तो आज तक बने ही नहीं है, थोड़े से मुश्किल है। रॉकेट सोलर पावर बनाना थोड़ा मुश्किल चीज़ है, सैटेलाइट हो सकती है बट रॉकेट, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट जी काफ़ी पहले बन चुका है, यानी क्रायोजेनिक वाला, ये हुआ था और ये हुआ था, ये दोनों हुए थे, तो ये भी ट्रिक क्वेश्चन है। कुछ क्या करेंगे कि सॉल्व तो किया ही होगा, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट वाले को भी यहाँ पर मार्क कर देंगे, तो वो उनका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता। तो ध्यान रखिए यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है उनको ट्रिक करने का जो रिकॉर्ड है या फिर उसकी जो मंशा है काफ़ी अलग टाइप की होती है। जैसे इस बार 2024 वाले में पूछा था कि 2023 के अंदर जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में जो शामिल हुए हैं वो वाले बताइए आप हमें, दूसरे नहीं वो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर वैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट होना मुश्किल है, यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है, वो जाएगा तो चंद्रयान 3 के अंदर जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, या L1 के अंदर जाएगा ऐसे क्या क्या है। तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विद कंडक्टिंग टायर्स। कंडक्शन आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिंग टायर्स यूपीएससी सीएससी में भी आ सकता है साइंस एंड टेक के अंदर। जब जो बोलते हैं ना लोग कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं तुरंगी, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस एंड टेक के अंदर, इनको कहाँ से सॉल्व करें, तो वो यहाँ से आते हैं। इसका आंसर है डी, फॉर प्रिवेंटिंग द स्पार्क्स वाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड, कि जो लैंडिंग गियर्स उनके लगे हुए हैं वो क्यों कंडक्टर होते हैं, इस वजह से आप यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे अभी एरोप्लेन का पूछा है, तो कभी आपसे पूछ सकता है कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं तो उनके पीछे जो चैन लटकती है वो किस लिए होती है। तो ऐसा कभी भी कोई ये आपको किसी उसमें नहीं मिलेगा, बुक के अंदर नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको तुरंत वहीं के वहीं सोचने हैं, इनका प्रिपरेशन नहीं करके जा सकते। बस आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हमें अपने दिमाग को प्रिपेयर करके चलना है कि हमने जो आसपास चीज़ें देखी है अपने, उनसे हम आंसर यहाँ पर डिराइव कर पा रहे हैं नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले से ही तो आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा कि हमें कैसे वर्क करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन शक्ति DRDO ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ऑपरेशन सद्भावना, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं मिशन शक्ति। हालांकि ये डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस के क्वेश्चन पूछना लाजमी है, बट ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मिशन शक्ति ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग, यूज ऑफ द रॉकेट टू डिस्ट्रॉय और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। यानी कि मिशन और मिशन का ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। उसका ईयर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और उसकी मिनिस्ट्री या कोई जो इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन एजेंसी या नोडल एजेंसी वो आपके बारे में पता है, तो दैट्स इट। यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि कैसे कोई मिशन के बारे में, कोई मिशन चल रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करेगा, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन के अगर किसी मिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे आएगा आपके लिए। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन सन अर्थ सिस्टम द सन, द अर्थ एंड द लैग्रेंज पॉइंट L4। अगर आपने पढ़ा है लैग्रेंज पॉइंट, जैसे आदित्य L1 मिशन इस बार काफ़ी न्यूज़ में था, उस वजह से आपने पढ़े भी होंगे लैग्रेंज पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। 1 2 3 4 और 5 होते हैं।
अगर आपको उनकी पोजीशन पता है तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कि अगर हम बात करें तो कैसे ये तीनों को हम एक उसमें लाइन में रख दें तो ये किस टाइप का क्या डायग्राम बनाएंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्वेटोरियल ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन या स्केल एंड स्ट्रेंथ। अगर आपको पता है 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, 3 कहाँ है, 2 कहाँ है और 1 कहाँ है, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यूपीएससी। अगर जिस दिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो कुछ लोग तो ढेर हो जाएंगे। देखो इजी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया, यस ट्रू, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ, जो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इस बार 2024 के अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा इजी पेपर हम मान सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट आए थे सीधे सीधे, बोथ आर करेक्ट थे। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरिया ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये नेशनल मिशन है जो सस्टेनेबल हैबिटेट के ऊपर है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है, काफ़ी मिशंस हैं, उनके सब कंपोनेंट के ऊपर पूछ लिया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मेंशन नहीं होती। हालांकि यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा अनलाइकली ऐसा पूछना, बट आपको पता होना चाहिए कि सब मिशंस कौन कौन से हैं, आपको मेंस में लिखने के भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हालांकि इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर इसका है द रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड द बायोडाइवर्सिटी, ये इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटी यहाँ से चालू हो गई है, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा डाउट में कि ये वाला जो है ये इसके अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं जिन्होंने बताया आंसर वो ये बता रहे हैं। हालांकि देखो बेसिक वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स एंशंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्म्ड बाय द ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, organizational steps to enforce rights and obligations within the constitutional norms, within the constitutional norms and the legal judicial person, कौन कौन इंडिया की लीगल सिस्टम में शामिल है। ऐसे जो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो उनका आंसर हमें जब भी पता चलता है जो यूपीएससी की निकालता है, यूपीएससी क्या मान रहा होगा आंसर वो यहाँ पर मेन हो जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप 1 2 3 4 लगाएं, ज़्यादा सोचना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीधे सीधे रिपीट हो सकते हैं 2025 में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नॉर्मल हमारी बुक्स में या मटेरियल्स में पढ़ने को नहीं मिलता है। जैसे 2022 में या 23 में पूछा था बार काउंसिल के बारे में पूछा था कुछ, और ये ऐसे टॉपिक है जो अब बाद में ऐड हुए हैं बुक्स के अंदर, हालांकि पहले नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपने नज़र के सामने से निकालिए, थोड़ा अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी कि इस एग्जामिनेशन का जो करंट अफेयर आए हैं और जो करंट अफेयर 2024 में नहीं आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, आदित्य L1 मिशन है, चंद्रयान है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2025 के लिए कि इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर सकता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, चंद्रयान मिशन जिससे क्वेश्चन नहीं आया था वो दोबारा से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी यूपीएससी ने पूछे नहीं हैं लेकिन सीडीएस में पूछ लिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपको सीएससी 2024 में, सीएससी 2025 में वो पूछने के लिए मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपने दिमाग को ट्रेन करके चलिएगा अभी से। हालांकि इसका आंसर है ए। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2002, 2021 में लॉन्च हुआ था नहीं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मणिपुर आर द स्टेट सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। नो villages of the उत्तर प्रदेश along the Nepal border are selected as a flagship villages under the scheme। No, आप पता होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो नॉर्थन जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए निकाला गया है, ना कि ईस्टर्न या मिडिल वालों के लिए। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, फ्लैग कोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन के लीगल सिस्टम आकर क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा ऊपर से हमें पता होना चाहिए। और जो मिशंस होते हैं जैसे नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, उनके जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें, देखो कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई है। आपने पढ़ा होगा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या एक्ट बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से किस क्षेत्र को यहाँ पर क्या दिया गया, छूट दी गई है। तो 6th शेड्यूल वाले जो एरियाज हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर तो छोटा क्वेश्चन पूछा है हमसे 2025 में
डिटेल क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिटीजनशिप के बारे में। 2024 में नहीं आया है क्योंकि, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सिटीजनशिप पे 2025 में काफ़ी क्वेश्चन लाइकली है। इस बार 2024 के मेंस में भी सिटीजनशिप पे काफ़ी क्वेश्चन लाइकली है, और 2025 के प्रीलिम्स में आपको सिटीजनशिप वाले चैप्टर से ईजिली एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई कि अगर मान लीजिए स्पेसिफिक एक्ट से क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ तक जा सकते हैं, अगर मान लीजिए केवल बेसिक से क्वेश्चन आया तो वो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। अब ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा सेंट्रल लिस्ट में है, तो पॉलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको इस बार यहाँ पर मिले थे। तो क्रिमिनल लॉ इज exclusively a subject under the state list of the Constitution of India. Code of Civil Procedures fall under the concurrent list of the Constitution of India. ये वाला बिल्कुल गलत है, क्रिमिनल लॉ भी अपनी कंकरेंट लिस्ट में है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कंकरेंट लिस्ट में है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, बी। ये आप बहुत एक स्पेसिफिक लेके चलिएगा अपने लिए कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन है, वो हमें याद रखनी है, हमें याद करनी है, उसको रट लो। हर साल उससे एक ना एक क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी आया था, तो क्यों ना हम उसको याद कर लें, उसको रट लें, थोड़ा सा उसको अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा सीधा नहीं, आपको ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ सकता है। ओके, देखिए यहाँ देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करिए। देखो, ताशकंद घोषणा, सिंधु जल संधि, एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठान सुविधाओं पर हमला नहीं करने का समझौता, परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं की जोखिम का, ये इजी क्वेश्चन हम मान के चलेंगे। आपको अगर थोड़ा थोड़ा सन के बारे में पता है कि इंडस जो वर्ल्ड ट्रीटी हुई थी IWT, वो कब हुई थी, 1960s के आसपास। ताशकंद कब हुआ था, 1965 के आसपास। और ये जो परमाणु वगैरह ये तो बाद में हुए हैं, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार आए हैं वो तो बाद में आए हैं ना। जैसे इंडिया में अगर हम पोखरण की बात करें, फिर हम आगे बात करें, पाकिस्तान ने भी काफ़ी बाद में निकाला, तो ये 1980s के आसपास से 1988 की समथिंग यहाँ पर था। तो ये क्वेश्चन ईजी था, कोई इशू नहीं थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमसे क्या पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं ताशकंद घोषणा के बारे में थोड़ा डिटेल में। हमसे पूछ सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, यहाँ पर हम कंपोनेंट पूछ सकते हैं कि आखिरकार इसके ट्रीटी के अंदर क्या क्या मैंडेट है, क्या कौन कौन सी जो नदियां हैं वो इंडिया की तरफ है और कौन कौन सी नदियों का पानी वो किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ताशकंद घोषणा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोनों चीज़ हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, एक तो बांग्लादेश की वजह से, और क्योंकि बांग्लादेश में जो इशू चल रहा है उस वजह से भी जो 1971 वाली जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो समझौता हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी के पाकिस्तान के साथ जो हमारे समझौते हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमारे CST 2025 के अंदर। संघीय सहयोग संगठन, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। SCO से क्वेश्चन नहीं आया था, 2024 में काफ़ी लाइकली था कि आने वाला है, बट नहीं आया था। 2025 में काफ़ी चांसेस हैं SCO से क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। SCO वाली जो ग्रुपिंग्स है ना, SCO है और अभी क्वाड है, ब्रिक्स है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन 2025 के अंदर, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आखिर क्वेश्चन आता है तो कैसे पूछ सकता है। देखिए, आपके लिए डायमेंशन यहाँ पर बन गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने सदस्य हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए उसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए उसको UN में कोई दर्जा प्राप्त है या नहीं है। तो ये 3 से 4 चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए किसी भी संगठन के बारे में, किसी भी ग्रुपिंग के बारे में। देखिए, FATF के ऊपर देखो, FATF के ऊपर क्वेश्चन है ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आंसर इसका क्या था कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ईजी क्वेश्चन था, तो यानी कि ये तो इस केक वॉक था, कोई इशू नहीं था। ये देखिए, NTE के ऊपर क्वेश्चन आया है। NTE के ऊपर क्यों आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, उसके कारण हमें आप सबको पता ही है, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो, इसकी स्थापना कब हुई, इसका संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसका क्या ये आकांक्षी जिलों के ऊपर कोई काम कर रहा है या नहीं, या फिर इसका ये मेन ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका पूछा है ऑब्जेक्टिव, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए कि आपको कुछ जो डेट्स हैं, कुछ डाटाज हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। अब आप देखिए, ये हिस्ट्री यहाँ से चालू करें। हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हिस्ट्री आई थी, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है इनके अंदर। आपको अच्छे सोर्सेज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। देखिए कि वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री
कि शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ओके। माधव द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। देखो दिक्कत क्या है, इन्होंने पूरे नाम नहीं दिए थे। माधवाचार्य है, माधवाचार्य, शंकराचार्य वो नहीं दिया है, माधव दिया है, शंकर लिख के दिया है, शंकर और माधव। तो माधव द्वारा द्वैत दर्शन को द्वैतवाद उन्होंने स्टार्ट किया था। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप पढ़ते हैं अपने बेसिक जो फिलोसॉफी पढ़ी है, इंडियन फिलोसॉफी, इजीली कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन नाम इन्होंने पूरे दे देते तो अच्छा रहता। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आप वहाँ पर। अगर 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य है, शंकर और माधव कौन है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है। CDS के, CAPF के और जियो साइंटिस्ट के आपको 2015 से लेकर के अब तक के जो भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं 1 और 2, जब जो भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि PYQs हम काफ़ी सॉल्व कर लेते हैं, उनको वो हमारे को याद भी हो जाते हैं जो UPSC CSE वाले हैं, लेकिन इनको भी अगर आप सॉल्व करें तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अच्छा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ इनको सॉल्व करिए तो आपकी अच्छा माइंडसेट यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। ये देखो, लोगों के द्वारा मध्य व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण, यानी कि चरखों का वितरण करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? कब? महात्मा गांधी जी के आने के बाद कब चरखों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? अगर आप थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जैसे ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है उसके बाद एक डिबेट चालू हो जाती है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें या फिर सोशल वर्क करें। तो वहाँ पर सोशल वर्क के अंदर गांधी जी ने बोला था कि हम चरखों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कि चरखों को हमें स्प्रेड करना है अपने इंडिया के अंदर। तो ये आंसर इसका था 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस चरखों के वितरण पर निर्णय लिया गया था कि चरखों का वितरण हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीधा रिपीट कर सकता है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं नॉन कोऑपरेशन से लेकर, यानी कि नेशनल इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिपीट कर सकते हैं। 2024 की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी थोड़े से अगर बड़े हैं, तो हो सकता है 2025 में अगर यही ट्रेंड UPSC फॉलो करता है तो मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी 4 से 5 क्वेश्चन हमें वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, एंशिएंट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। या ऋग्वेद में अनाज सीरियल्स के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? गौधूम और व्रीहि, यव और धान्य, तिल और खल, प्रियांगुशाम। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आंसर तो इसका ये है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये और ये तीनों, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 शब्द लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है? इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, बट ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है हमारे 2025 के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, दिमाग खुला रखिएगा, इनके आंसर्स और इनको सर्च करिएगा कि इनका मतलब क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2025 में भी ट्रेंड बन सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। 18वीं शताब्दी के भारत में विधवाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है? 18वीं शताब्दी के ऊपर। एक कुछ लोग यहाँ पर परेशान हैं कि राजा राम मोहन राय इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम डिबेट में नहीं जाते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित किया, यस। मराठा सेनानायक परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित किया, यस। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, यस। राजा राम मोहन राय सबसे बड़े हम मानते हैं सती प्रथा के, जो लेकिन उन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो वो 19th सेंचुरी की, 1800 के बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर पूछा 18वीं शताब्दी, 18वीं की होती है 1701 से लेकर 1799 तक की, वो है 18वीं शताब्दी। तो इस वजह से बता रहे हैं कि ये आंसर हो सकता है, आई डोंट नो, ये बारे ज़्यादा मोस्ट लाइकली है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पर ट्रिक किया उसने 18वीं शताब्दी, जैसे ऊपर ट्रिक किया था 2023 को स्पेसिफिक मेंशन किया था इसरो के मिशंस के बारे में। तो 2024 की प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही मैं यहाँ पर मेंशन किए हैं। स्पेसिफिक ईयर मेंशन करता है या कोई डिकेड मेंशन करता है या सेंचुरी मेंशन करता है, उसके अंदर जो काम हुए उनको पूछता है और ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि ये सारे काम हुए ही हैं। तो वहाँ पर आपको दिमाग को थोड़ा सा तेज रखना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है कि ये हमें ऊपर वाले सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ना है, उस हिसाब से आंसर लगाना है। तो ये आपको माइंड की कैसे, जैसे टेस्ट सीरीज में ये हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, तो ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चन पेपर है, CDS हो गया, CAPF हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो UPSC जनरली एक ही ट्रेंड फॉलो करता है, वो CSE हो चाहे कुछ भी हो। तो वहाँ पर आप अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के ट्राई करिएगा। शिवाजी के प्रशासनिक उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मिडिल इंडिया से और वो भी जो मराठा वाला सेक्शन है उससे UPSC CSE के अंदर काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं। और मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, शिवाजी हो गए या फिर और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, तो वो यहाँ पर आपको एक अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाता है।
जैसे कैसे आएगा? शिवाजी के राज्याभिषेक के समय अष्टप्रधान की योजना को पूरा कर लिया गया था और समुचित रूप से परिभाषित विधि और कर्तव्यों सहित इसे घोषित किया। तो ये ऑप्शन सही है। शिवाजी ने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए फारसी के स्थान पर मराठी को लागू किया और संस्कृत को परिभाषित शब्द गढ़े। तो ये काफ़ी आपको क्या समझ में आया है कि उनके जो कल्चरल जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, लड़ाई वगैरह उन्होंने जो करी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डिफरेंट एरियाज़ में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा। ये देखिए, भारत में मध्य पाषाण कला यानी कि कौन सी? भारत के अंदर जो मीजोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये थोड़ा सा जैसे ऐसे जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना हिस्ट्री वाले, कभी कभी हमारे CSE में भी आए हैं, ये उसमें से एक है कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के सोहानी घाट में भारत के प्रथम शैल चित्रों की खोज की थी। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज उस समय हुई जब पुरातत्ववेत्ता BS वाकरण ने भोपाल से इटारसी यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे और उस स्थल का अन्वेषण करने के निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। उड़ीसा की शैल कला में चित्र और उत्कीर्ण एक ही शैलाश्रम में विद्यमान नहीं है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब कितना भी पढ़ लें तो वो स्पेसिफिक जो वहाँ पर सर्च जिसने किया है, एक्सकवेशन जिसने की है, उसका नाम याद कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आंसर इसका भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को टाटा बाय बाय करिएगा। इन क्वेश्चन को मॉडल मान के मन चलिएगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनसे बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है कि स्तूपों के अलंकरण में किंजल किन्नी शब्द का संदर्भ क्या है? यानी कि जो स्तूप है, जैसे हम बात करें सांची का स्तूप, उसके जो मेन गेट है उसके ऊपर जो अलंकरण हो रखा है या फिर कहीं भी अलंकरण हो रखा है, तो उसमें जो किंजल किन्नी शब्द का संदर्भ है वो क्या है? किंजल की शब्द का मतलब होता है सहस्त्र कमल पुष्पों की माला। किंजल का मतलब ही होता है लोटस। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ये जरूरी नहीं है कि इसको रिपीट करें, बट स्तूपों के अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारी जो डिक्शनरी या फिर जो कीवर्ड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, उनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार कि इसका मतलब क्या है। जैसे साल भंजे का है तो उसका मतलब क्या है वो हमें पता होने यहाँ पर होना चाहिए। स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्तूप से 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि स्तूप की जो बेसिक अवधारणा है क्या वो बौद्ध है या फिर और पुरानी है, तो वो वहाँ पर स्टेटमेंट गलत था। तो स्तूपास काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपको इस क्वेश्चन पेपर में भी दिख रहा है। और अगर हम बात करें, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्थित सिंह शीश के सही घटक है? जो सारनाथ वाला जो पिलर है उसके अगर आपको उसकी आर्किटेक्चर पता है कि वो कैसे कैसे बना है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो सारनाथ वाला जो देखो मौर्य कला से काफ़ी क्वेश्चन पूछे और सीधा बौद्ध जो कला है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। ये देखिए, ये शेफ्ट स्तंभ यष्टि, ये लंबा शंडाकार स्तंभ है, दीर्घ वृत्ताकार शीर्ष भाग। इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनका आंसर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, आप दिमाग भी लगा सकते हैं कि ये वाला जो गलत है। लेकिन हमें क्या जानना है कि किसी भी आर्किटेक्चर के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, उसका जो प्लान है, कैसे वो बना है, उसकी क्या शेप है, कैसे वो मोनोलिथ है या कैसे है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में भी काम देगा आपको आर्ट एंड कल्चर और प्रीलिम्स में तो काम देगा ही। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछता है थोड़ा डीप जाके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इतना डीप भी वो जा सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना है, और हमें पता कैसे चलेगा कि कितना डीप जा सकता है, वो हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। ये क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता, सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना, क्रिप्स मिशन, बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह यानी कि नेवल म्यूटनी इन बॉम्बे, भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। देखो ये आंसर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पता होना चाहिए, लखनऊ समझौते के बारे में पता होना चाहिए, कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना, वो भारत वापस क्यों आए और भारत से बाहर क्यों गए थे। क्रिप्स मिशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह इंपॉर्टेंट है हमें 2025 के लिए, ये 100% हमें रटे हुए होने चाहिए इनमें से, यानी कि आसपास से कभी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर 2025 के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में अपने धातु ढलाई कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई करते? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अहोम, आंसर इसका सी अहोम है। हमें क्या याद रखना है कि हमें अहोम जो गणराज्य उसके बारे में पूरा हमें पता होना चाहिए, मराठा के बारे में पूरा पता होना चाहिए, राजपूतों के बारे में पूरा पता होना चाहिए और गोंडों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। यानी कि ऑप्शंस हमें सारे रटे हुए होने चाहिए 2025 CSE प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो अहोम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अहोम के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला और सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए सुप्रसिद्ध है।
चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान है। हिंदी काफ़ी थोड़ी सी टफ है, इंग्लिश में देखेंगे ईजी है, दोनों ही सही। चोल कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, वो हमें पता होना चाहिए। उनकी जो क्या है टाइमलाइन हमको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो चोल कला और भारत की हिंदू धातु प्रतिमाओं के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हमारे लिए हैं। गुप्तकालीन जो मंदिर कला है वो भी हमको पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना था नहीं, ये पूछ सकता है, पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अंतरीय एक परिधान है, परिधान मतलब अप्रैल है, जिसे मौर्य काल के द्वारा अपनाया या पहना जाता था। अंतरीय यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। मौर्य काल के बारे में आपको पता होना चाहिए था काफ़ी ज़्यादा, इस वाले सीडीएस के अंदर स्पेसिफिकली काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। आंसर तो ए है, बट कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको कीवर्ड मिल जाएंगे कि जैसे अंतरीय है, कुछ जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, अभी समाहर्ता है, द्व्यारिक है, उनका क्या मतलब है, वो किस डिपार्टमेंट से हैं, तो अंतरीय का क्या मतलब है, तो वो कीवर्ड हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी का काफ़ी लंबा ट्रेंड है, अभी की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे कीवर्ड से पूछे हैं कि ये जो कीवर्ड है इसका स्पेसिफिक मीन क्या है। वो ट्रेंड अभी भी यहाँ पर फॉलो है, 2025 में भी फॉलो होगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर एंशिएंट इंडिया से, मिडिवल इंडिया से मिलने वाला है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। ये देखो, कश्मीर के उत्पल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर से रिलेटेड एक राजवंश वहाँ से क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक। आंसर तो इसका सी है, आंसर इसका सी है, उससे मतलब नहीं है हमको आंसर से। आपको क्या ध्यान रखना है, कश्मीर के राजवंशों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वो थोड़ा करंट अफेयर में ज़्यादा है, तो कश्मीर का पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। वहाँ का कल्चर कैसे है, वहाँ पर क्या आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राजा वहाँ रहे थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो कश्मीर से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हमको दिख गया है उसका छोटा सा एग्जांपल कि 2025 के सीएसई में भी आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कश्मीर के हिस्ट्री से रिलेटेड आपको दिख सकता है। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं। देखो, फिर मौर्य प्रशासन के बारे में पूछ लिया है, समाहर्ता क्या है, द्व्यारिक क्या है, अक्षपटल, सन्निधात्री, इनका रिलेटेड क्या है। आंसर तो इसका भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको केवल इनसे नहीं, आपको पूरा उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में आपको पता होना यहाँ पर जरूरी है। तो मौर्य प्रशासन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य गवर्नर इस रूप में किया गया कि ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इजी क्वेश्चन था, अवध के बारे में था, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है सीधा सीधा, तो ये वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने उठाया है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारे सीएसई में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिस एज इट रिपीट भी कर सकता है 2025 में, नहीं तो आगे के एग्जामिनेशंस में भी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है वो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि हमें क्या आगे के बारे में ध्यान रखना है। भारत में जनगणना, इजी, जनगणना भी होने वाली है बहुत जल्दी, तो जनगणना के बारे में क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी केक वॉक क्वेश्चन था, कोई इससे बड़ी बात नहीं है, बट इसका मतलब ये हो गया जनगणना हमारे लिए क्या हो चुकी है, इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो उसके आप थोड़े से फैक्ट वगैरह याद रखिएगा, कब हुई क्या नहीं हुई, कब जातीय गणना कब हुई, जातीय जैसे भी कास्ट जो सेंसर वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कास्ट सेंसर लास्ट कब हुई थी, आगे क्यों नहीं कराएगी, तो वो कुछ आपको यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो जनगणना इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन 2025। ये देखो, ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को शुगर करने से मना कर दिया। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मॉडर्न इंडिया से है, अपने जो हुए थे क्या, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि एक चीज़ हमें थीम पता चल गई है, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो चुका है 2025 प्रीलिम्स के लिए, उसको रट के जाना है बिल्कुल, ठीक है। अगर मान लीजिए मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको मिलने वाला है। और एक जो मिडिवल इंडिया वाले जो लास्ट सेक्शन है, जैसे मराठा हमारे हो गए हिस्ट्री में, उनको ध्यान रखे जाएगा। और मान लीजिए 2024 जैसा प्रीलिम्स का कुछ मतलब एग्जामिनेशन आता है, यानी वही अगर यूपीएससी ट्रेंड फॉलो करता है कि ज़्यादा टफ नहीं बनाता है, तो 2025 में आपको मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो वही बात है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट है इसके आंसर में, बट अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन वाले जो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, वो पूरा हमें पता होना चाहिए। ये
अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि गजपति, अशुपति, नरपति, ये उनके कुछ वो हैं, जिस किसी राजा को स्पेसिफिक राजवंश है उसको इस नाम से जाना जाता है, तो ये वो वाले फ्रेजेस हैं। तो गजपति किसको जानते हैं, अशुपति, नरपति, ऐसे भी अगर कुछ फ्रेजेस हैं वो आपको हमें पता होना चाहिए कि किसी राजा को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, डज नॉट मैटर, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। बट गजपति, अशुपति, नरपति अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर वो पूछ सकता है, तो हमें यहाँ पर अपने दिमाग को खुला रखना है। अब यहाँ से क्या चालू हो गई हमारी ज्योग्राफी, यहाँ पर चालू हो गई है। तो हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें मिल गए, पॉलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें मिल गए, उसका ट्रेंड पता चल गया कि हमें 2025 में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और कहाँ हमें अपना दिमाग खुला रखना है। तो देखो हिमालय जो ग्लेशियर्स है, अगर बात करें Which of the following pairs of Himalayan glaciers and their locations is are correct? देखो सियाचिन कहाँ है, ये देखो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये उसने वहाँ से रिपीट कर लिया है। सियाचिन, चुंगफर, जेमू और गशेरबू आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर्स, गशेरबू हमको पता होगा काफ़ी मतलब ऊपर है, नॉर्थ इंडिया के काफ़ी ऊपर है। ये पीर पंजाल रेंज नीचे है, ये ट्रांस हिमालय वाले रेंज में है। जेमू हमको कहाँ मिलेगा, सिक्किम के अंदर मिलेगा। चुंगफर हमें पता नहीं है, बट ये भी इसका जो है गलत दे रखा है। सियाचिन इसमें केवल एक सही है आंसर, नुब्रा वैली रीजन एक सही, समझ आएगी। तो यानी कि ग्लेशियर्स और उनका रीजन, ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये हमें याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अगर अपन, देखो नेक्स्ट 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 यस, भारत की नदियों के संबंध की हम बात करें, रिवर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेघना की प्रमुख धारा बराक नदी मेघालय की पहाड़ियों से निकलती है। नो, गग्गर नदी समुद्र, ये इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि इंडियन जो रिवर सिस्टम है काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पर याद होना चाहिए। वो भी बड़ी बड़ी रिवर नहीं पूछी है, छोटी रिवर पूछी है। मेघना, आपको बराक रिवर पूछी है, मेघना रिवर पूछी है, घग्गर रिवर पूछी है, और पुथमारी और मानस पूछी है। किसी को लगेगा पुथमारी नहीं है, मानस तो है, पुथमारी पढ़ी नहीं है तो उसको गलत कर देगा, नहीं पुथमारी भी है। तो छोटी छोटी रिवर पूछी है, इन रिवर का मेंशन आपको इंडिया ईयर बुक में मिल जाएगा। तो इंडिया रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देखिए कि महत्वपूर्ण जो पोर्ट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। देखिए पोर्ट से यूपीएससी ने हमारे 2023 में भी काफ़ी पोर्ट से क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पर देखो, सिंगापुर फंक्शंस बोथ एज अ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, कारवार इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेवल पोर्ट, और डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। या ये एक थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है कि बाहर के हमें पोर्ट भी याद हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं, बट आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। तो ये पोर्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कपासी वेग क्या है, इसको बोले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। ये तो इजी क्वेश्चन है कि क्यूमस एंड निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं जो मिलकर क्यूमुलोनिम्बस का निर्माण करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्लाउड्स, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड्स के टाइप्स, वो यहाँ पर थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो वो थीम आप निकालिए, उसको नोट डाउन करिए, उस पर काम करिए, दैट्स इट। बाई चांस क्वेश्चन रिपीट करता है तो हम इजीली सॉल्व कर देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की बात नहीं कर रहा है, स्टेट की बात नहीं कर रहा है, कौन सी इनमें से यूनियन टेरिटरी में नहीं है, यूटी में नहीं है। वगैरह कहाँ है, JNK में तो यूटी है। सोमेरेरी कहाँ है, लद्दाख है मेरी। वुलर कहाँ है, JNK में, तो वो भी क्या है, यूटी है। द पॉइंट कैलीमरे वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड सेंचुरी यूटी में नहीं है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछिए कि यूनियन टेरिटरीज में कौन सी नहीं है, स्टेट की नहीं पूछा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो हमें वहाँ पर ध्यान देना है। केवल क्वेश्चन पढ़ के जल्दी जल्दी निकल नहीं जाना है, आपकी काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक वहाँ पर हो जाएगी, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको एक दिशा दे रहा है कि आपको कैसे अपने दिमाग को खुला रखना है, आंखें खुली रखनी है जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ये क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखे। विच काइंड ऑफ द मास वेस्टिंग प्रोसेसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। क्रीप समझ रहे हैं ना, फास्ट सॉइल, क्रीप मतलब विसर्पण जो करती है नदियाँ, उससे मतलब है। फास्ट सॉइल विद फास्ट स्पीड विद सॉइल, स्लो स्पीड विद रॉक, स्लो स्पीड विद राइस। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपीएससी मतलब एनसीईआरटी में से पूछा है, तो इसका आंसर डी है, स्लो स्पीड विद सॉइल। विसर्पण क्या होता है, नदियाँ जब निकलती हैं तो विसर्पण कर देती हैं, बीच में एक वो निकल जाती है, ऑक्सबोल एक बन जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी के बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए और आप डन है ज्योग्राफी के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, हेडली सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो प्रेशर बेल्ट है वहाँ से भी आप मान सकते हैं इसको, प्रेशर बेल्ट वाला।
और जो एयर विंड जो सर्कुलेशन है उससे ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं हेडली सेल्स आर फॉर्म बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन एंड द अदर प्लेसेस क्रिएटिंग द थर्मल सर्कुलेशन। इसका आंसर या तो ए हो सकता है या बी, उसमें नहीं जाएंगे आंसर पर, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो, हेडली है तो आगे फेरल आ सकता है हमारे लिए। यानी कि जो ये सेल वगैरह है हमें याद रखने हैं, पूरा एयर सर्कुलेशन हमें पता होना चाहिए, एयर प्रेशर बेड्स वाले जो चैप्टर है पूरा हमको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो हमारे लिए एक थीम बन गई क्या, एयर प्रेशर वाले जो चैप्टर है वो हमें याद करके जाना है CAC 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराएं, देखो क्या है कि द ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय द ह्यूज सरफेस गियर्स दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस एंड विंड पैटर्न। समझ रहे हैं, ओशन करंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा और उसको लिंक कर दिया विंड पैटर्न से। तो विंड पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए। एंड द इक्वेटोरियल करंट्स मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलवर्ड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। देखो जब भी ऊपर पानी रहता है तो वो धूप के कंटेक्ट यानी कि सनलाइट के कंटेक्ट में तो गर्म रहेगा, ऊपर जो ठंडा पानी कैसे रहेगा, जब भी कोई भी ओशन करंट चल रही है तो ऊपर वाली सरफेस को ले जाके दूसरे साइड में कर दीजिए, फिर नीचे से आता है ठंडा पानी। तो यहाँ पर ये तो जो था जैसे कोल्ड वाटर, ये गलत था, आंसर इसका सी था। क्वेश्चन इजी था बट हमारे लिए क्या समझने वाली बात है कि हमें जो पूरा विंड पैटर्न है, ओशन करंट वाला जो चैप्टर है, ये जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं के नाम वगैरह हैं, आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं करंट्स के जो नाम हैं वो कहाँ से कहाँ निकलती है, हॉट है या कोल्ड है या कुछ भी है, वो हमें यहाँ पर इस थीम से यहाँ पर पता चल जाएगा। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 3 ऑफ द रेफरेंसेस टू मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट। देखो हमेशा से जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, उससे लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन भी आया है, हो सकता है 2025 में हमसे एक और क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये चारों जो है वो टॉप 5 के अंदर है, लेकिन हमसे क्या पूछा टॉप 3, तो ये इतना UPSC नहीं आता है, ये CDS वाले दिए गए हैं, तो मध्य महाराष्ट्र यहाँ पर आंसर है। तो आंसर से मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए उसके टॉप 5 कौन से, बॉटम 5 कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कम हुआ है कहाँ ज़्यादा हुआ है, तो वो डेटा हमें याद होना चाहिए। मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली करनी है ही। हाउ इज द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट ऑन अ वेदर मैप। देखो यहाँ पर ये इन्होंने पूछी है जो समदाब रेखा यहाँ पर पूछी है, आइसोबार्स पूछी हैं, UPSC भी इस पर जो CSC वाले प्रीलिम्स में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, आइसोबार्स के ऊपर भी पूछ चुका है, या फिर वो विक्षेपण के ऊपर पूछा था उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है 2025 में भी। आपको चांस है कैसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए, ये सीधा NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स, यहाँ पर इसका आंसर था कि जितना ज़्यादा अगर ग्रेडियंट है तो उतनी ज़्यादा आइसोबार्स यहाँ पर अलग अलग आइसोबार पास होंगी, और जितना ज़्यादा ग्रेडियंट कम है तो उतनी ज़्यादा दूर होंगी। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये तो आपके बेसिक्स हैं। बेसिक्स का यानी कि समय क्या पता चला है कि बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर 2024 के प्रीलिम्स से उसमें भी सॉल्व कर सकते थे, और ये जो CDS वाला क्वेश्चन है, इस CDS वाला जो पेपर है वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि 2025 में किस टाइप का ट्रेंड रहेगा वो हम नहीं कह सकते, बट बाई चांस इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं तो हम ईजिली उनको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आपने देख रखा है तो आप अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल वेदरिंग। अच्छा क्वेश्चन है, एसिड एक्शंस, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, ऑक्सीडेशन, आंसर सी है। बट ऐसा क्वेश्चन UPSC ने भी पूछा है कि कौन कौन सी केमिकल वेदरिंग होती है, तो इसमें 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था शायद, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो करेक्ट करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आगे 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है या नहीं। बट ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, UPSC का ट्रेंड है, CDS में पूछा, हो सकता है 2025 में हमसे इस चैप्टर से अगेन कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आप जो CDS में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके जो चैप्टर्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और उन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से होलिस्टिकली वहाँ पर कवर करने की ट्राई हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्क वोल्केनोस इज आर करेक्ट। देखो आर्क वोल्केनो कहाँ बनते हैं, आर्क की हम बात करें तो वो जो रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, रिंग ऑफ फायर वाले एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSC मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, अब प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चन यहाँ पर आना चालू हो चुके हैं। अभी ये हमें उसकी झलक देखने को मिलती है इस वाले क्वेश्चन से। 2025 में क्या क्वेश्चन आएगा वो हम नहीं कह सकते हैं, बट इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आर्क वोल्केनोस आर फाउंड नियर द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। Some of the world's classical examples of the cone-shaped stratovolcanoes such as the Mount Fuji in Japan, Mayon in the Philippines are the arc volcanoes. Yes, अगर आपको ये भी पता है कि उससे आर्क वोल्केनो यानी कि जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। हमेशा ये कहूँगी ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे आर्क वोल्केनोस, डाइवर्जेंट पे नहीं है, तो UPSC का सीधा कभी कभी क्या इंटरचेंज कर जाता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो कन्वर्जेंट। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द कॉन शिफ्ट, ये सही है और ये भी सही है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोस ऑन द अर्थ द आर्क वोल्केनो टाइप, ये नोटेबल, यस ऑब्वियसली। तो ये आपको एक थीम दे रहा है कि आर्क वोल्केनोस यानी कि रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है उसको पढ़ के जाओ, मैं क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूँ 2025 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस वेव इज नॉट करेक्ट। एस वेव के बारे में अगर आपको पता है कि पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, एल वेव्स होती हैं, तो ये वहाँ से है। अगर आपने बेसिक्स पता है तो इजीली इसको कर सकते हैं। तो जो अर्थक्वेक वाला जो हमारा चैप्टर है वो तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो बेसिक्स हैं ये, तो बेसिक्स हमको यहाँ पर पता होने चाहिए। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा से राज्य गंगा बेसिन का भाग है? तो तीनों ही भाग है। बेसिन का मतलब काफी ब्रॉड थिंग होगी, बेसिन मतलब ब्रॉड। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। बेसिन का मतलब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, रिवर फ्लो क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बेसिक्स जो है कीवर्ड्स है वो हमें यहाँ पर हमारे बेसिक्स के लिए है तो हमको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। किस प्रायद्वीपीय नदी की, काबरी नदी की, ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो आप जब भी रिवर सिस्टम कर रहे हैं तो आप उसके जो ट्रिब्यूटरीज उनको पढ़ते ही याद करते हैं, तो इजीली काबरी यहाँ पर इस क्वेश्चन हो जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, इन नदियों की हमें क्या याद होनी चाहिए, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए हमारे 2025 के एग्जाम के लिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बाजरा मुख्यतः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों में उगाया जाता है, जबकि रागी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक तमिलनाडु में की जाती है। ट्रू। और बाजरा रेतीली और उतरी, हमें क्या पता चला, अगर किसी फसल से क्वेश्चन पूछता है, बाजरे से पूछ ले तो आगे गेहूं से पूछ सकता है, आगे चावल से पूछ सकता है, या फिर चाय से पूछ सकता है, किसी से पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा? अगर पूछा तो उसने वो पूछेगा एक तो आपसे स्टेट कि कहाँ उगाया जा रहा है, एक पूछेगा सॉइल, एक इसमें हम ऐड करें तो रेन पूछ सकता है कि कितना इसको पानी चाहिए, वाटर कंजम्पशन ये पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, उसका प्रोडक्शन पूछ सकता है। नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बाई चांस इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हमें कौन कौन से पॉइंट हमें अपने नोट्स में लिखने हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर याद करने हैं। वो किससे पता चलेगा? टेस्ट सीरीज से नहीं पता चलेगा। वो किससे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। ओके, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है, तो मैपिंग आपको यहाँ पर आनी चाहिए। रायन रिवर के ऊपर क्वेश्चन है, आंसर सी है इसका। ये अगर आपको याद हो या नहीं हो डज नॉट मैटर, क्योंकि हर एक रिवर हम याद नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ये भी पूछा है कि उस रिवर के ऊपर कौन सा पोर्ट है, तो वो भी पूछा है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है इनके बारे में, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंटार्कटिका, ये क्वेश्चन CDS में पूछा था, यहाँ पर रिपीट किया है। हो सकता है 2025 की हमारी UPSC CSE में पूछ ले। क्यों? देखो यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, माउंट रॉस इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट रॉस नहीं है, एक और माउंट कुछ नाम उसका W से कुछ अलग है, मैं इसको भी भूल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर माउंट रॉस नहीं है। अगर आपने वो अगर CDS का वो क्वेश्चन अगर आपने कर रखा होता है, ये UPSC में रखा है CSE वाले में, और वो कर रखा होता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते इजीली। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे, बाई चांस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रिपीट करता है, उसको आप गलत नहीं करें, वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें अंटार्कटिका हमें पता होना चाहिए, अंटार्कटिका सबसे बड़ा क्षेत्र, यूरोप से भी बड़ा है, अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत उत्थान एलिवेशन सबसे देखिए, ये ट्रू, ये भी सबसे अच्छी बात है, मतलब ये सही है। तो ये क्वेश्चन भी ईजी था। अंटार्कटिका यानी कि अगर अब बाई चांस जो क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा, तो वो ये क्वेश्चन हमें उसके बारे में बता रहा है कि उसका थोड़ा हमें अगर अच्छा उसका पीक हमें पता है कि पीक जो माउंटेन है वो कैसा है, थोड़ा उसकी जो यूनिकनेस है वो अगर हमें पता है तो वो हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। अब देखो आप शायद अब यहाँ से हमारी चालू हो जाएगी क्या, ये हमारी चालू होगी इकोनॉमी। क्या? इकोनॉमी के क्वेश्चन। इकोनॉमी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वोस्ट्रो नोस्ट्रो जो अकाउंट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा है, इंश्योरेंस डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा है। तो देखो बेसिक मोडाल नोट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जो ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स चल रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस डेंसिटी ट्रेंडिंग कीवर्ड है, इंश्योरेंस ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है हमारे, ट्रेंडिंग मतलब न्यूज़ में रहने वाला इंश्योरेंस, काफ़ी नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उनसे हमें फेमिलियर होना है, उनसे डरना नहीं कि नोस्ट्रो क्या है वोस्ट्रो का, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो क्या है यार, बाहर का अंदर का कैसे सिस्टम है, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो ये क्वेश्चन वो है, ये देखो ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। कैन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ ₹X is likely to have less impact on income than an additional transfer of ₹X to households। देखो जब भी आपको दिख जाए थोड़ी थोड़ी जैसे लेस है या मोर है, UPSC वहाँ पर खेल करता है, इसको इंटरचेंज करता है, तो ये वाला था है। इसको आप ध्यान लगाइए, अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उनसे सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। मैंने तो आपको ये पता है, ठीक है, आंसर इसका B है, लेकिन दिमाग लगाइए, ऐसे क्वेश्चन आपको ये रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट से ये जो कॉन्सेप्ट निकलते हैं वो रिपीट होते हैं।
जैसे यूपीएससी दे देगा ये ऐसे होता है तो इससे क्या ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है क्या, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए हमेशा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट किसी स्पेंडिंग कर रही है, स्पेंडिंग का मतलब किसी इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर किसी को जो रुपये जैसे सीधे ट्रांसफर कर रही है, तो उसकी इनकम में सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे, जैसे मान लो 500 रुपये आपके पास उसने ट्रांसफर कर दिए, तो आपकी इनकम कितनी बड़ी, 500 रुपये। लेकिन अगर मान लीजिए वो रोड में इन्वेस्टमेंट कर रही है और रोड में आपको वहाँ पर क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो आपकी कितनी कमाई हो जाएगी उससे, तो वो आपकी इनकम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा चेंज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से, ना कि रेदर देन कि ट्रांसफर पेमेंट होता है उसके थ्रू। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है, रेपो रेट वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए हमेशा। तो इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे पानी से बिल्कुल। लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एमिशंस, देखो एनविजन्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एनविजन्स, इसके अंदर क्या क्या है, ये तो सीधा सीधा पूछा है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से उसके अंदर है। शॉर्ट टर्म वाले आपको शॉर्ट टर्म आपको पता होगा, जो 5 पंच तत्व उनको बोलते हैं, तो वो वाला सिस्टम है। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है कि 12th 5 ईयर प्लान का क्या क्या उसकी थीम क्या थी, उसका फोकस क्या था, तो वो ये हो सकता है दोबारा रिपीट कर जाए, हु नोस। तो हमें कम से कम जैसे 8 है, 11 है, 12 है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उनके बारे इनकी थीम हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी ऑफ अ कंट्री। ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कौन कौन से करंट अकाउंट में आते हैं। तो बेसिक्स से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, हमेशा हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन द एनहांसिंग द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अकाउंट। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर दिक्कत ले गए, क्या कि इंसेंटिवाइजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे करें, बट एक लाइन भी लिख रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, नीडेड है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना लगा सकते हैं, गवर्नमेंट कितना लगा सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी आपको समझ में आ सका कि यूपीएससी कैसे ट्रिक खेलता है, तो वो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी दिमाग की इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से। और अगर हम बात करें आगे, देखो ये हो चुके हैं हमारे 96। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ फर्म्स एंड इक्विलिब्रियम इज परफेक्ट कंपटीशन। ये कंपटीशन है जो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन इसने पूछा है कि द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्ट जो कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के बारे में यहाँ पर पूछा था। तो इस क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसको याद कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अपने नोट्स निकालिए, देखिए उसके अंदर क्या आपके नोट्स में ये मेंशन है, क्या परफेक्ट कंपटीशन वगैरह, ये कंपटीशन क्या होता है, आपने कभी पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट भी, तो वो अगर नहीं है तो लाइए, देखिए, कुछ नए टॉपिक्स अपने नोट्स में यहाँ पर ऐड करने की ट्राई करिए। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये इसका सही आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेड विद द स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया। देखो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पर शेयर नहीं होती है, सरचार्ज और सेस भी यहाँ पर शेयर नहीं होता है। आंसर की हम बात नहीं करेंगे, बट क्या पूछ रहा है, टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आगे एक क्वेश्चन भी आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, देखो ये क्या पूछा है, वो भी चलेंगे उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे लिए थीम इंपॉर्टेंट है, ना कि स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई के अंदर कौन कौन से डायमेंशन यहाँ पर उसके कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। ये यूपीएससी के सीएससी के कुछ पिछले साल के क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, आपको वहाँ पर 4 से 5 या 3 से 4 यहाँ पर कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मोर्टेलिटी नहीं है, उसके अंदर मीन ईयर स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग है, तो वो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। जो बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं उनके कंपोनेंट हमें, जैसे ईज ऑफ डूइंग जो इंडेक्स था वो उसके हम कंपोनेंट याद करते थे, लेकिन वो भी बंद हो गया तो उसके कंपोनेंट याद नहीं करते। एसजीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हमें कंपोनेंट याद करने हैं। सपोज देखो ये भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सपोज देयर आर ओनली 2 नॉर्मल गुड्स इन, केवल 2 ही नॉर्मल गुड्स हैं, इकोनॉमी एक्स एंड वाई। इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस विच वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो डिमांड फॉर, क्या अगर मान लो किसकी एक्स की प्राइस यहाँ पर इंक्रीज कर गई है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करती है तो क्या मतलब है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, इंडिटर्मिनेट है यहाँ पर, वाई की डिमांड तो इंडिटर्मिनेट है कि अनिश्चित है, कि वाई का हम कुछ नहीं कह सकते कि बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन ए के बारे में जरूर डेवलपमेंट कह सकते हैं, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके ये देखो, इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100, ये यूपीएससी सीएससी में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर बेस ईयर नहीं दे रखा है,
बेस ईयर अगर दे देता तो जो क्वेश्चन हलवा था। कुछ लोग यहाँ पर 32% लगा के आए होंगे, लेकिन आंसर है इसका डी, हलवा था वैसे। ये देखो, द रंगराजन कमेटी मेथोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी कमीशन आए थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि वो कैसे क्या 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 उन्होंने किया था। द रंगराजन कमेटी मेथोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रंगराजन कमेटी हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। हमें सचिन जो तेंदुलकर कमेटी आई थी उसके बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या माना था, क्या क्या उन्होंने अपने वो दिए थे कि इसको हम गरीब में, अगर ये है तो हम इसको गरीब में मिलेंगे। कैलोरीज माने, किसी ने कैलोरी माना था, किसी ने पैसा माना था, तो वो हमें पता होना चाहिए। यानी पॉवर्टी वाले जो इंपॉर्टेंट कमीशन है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है। देखो, ये आंसर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले क्वेश्चन का, आपको पता होना चाहिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। NIIFL के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कब बना, कैसे बना, कौन कौन से फंड इसके अंदर कवर होते हैं, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे अपना काम चलाता है, कॉर्पस कैसे कैसे काम करती है, वो हमें यहाँ पर पता होने। ये क्वेश्चन देखिए, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, बजट वगैरह भी पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होगा के जैसे एक आपने वो डायग्राम देखा होगा, 1 रुपये लिखा रहता है कि 1 रुपये के खर्चे क्या क्या हैं, यानी कि 1 रुपया बन के आ रहा है और उसमें खर्चे क्या क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना पैसा जा रहा है, सैलरीज में कितना पैसा जा रहा है, और डिफरेंट जो हमारे खर्चे हैं उनके अंदर क्या क्या पैसा जा रहा है, वो अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो देखिए ये क्वेश्चन उसी से कि विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग आइटम कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर इसका था इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का यहाँ पर जाता है अपने इंटरेस्ट वापस करने में। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूपीएससी काफ़ी खेलता है कि आपने ध्यान कितना दिया है, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए या फिर जो डेटाज हो गए, जो बड़े बड़े डेटाज हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ ज़्यादा हो रही है, तो वो वाला सिस्टम है। ये देखो, ये तो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें ज़्यादा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे ये है। भारत ने EFT है जो कि 4 देशों के क्षेत्रीय समूह हैं के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार TEPA पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है। हमारे लिए ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है TEPA क्या है एंड EFTA क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। प्लस इंडिया ने जिन जिन देशों के साथ जो भी अपने क्या कर रखे हैं, ऐसे कोई समझौते कर रखे हैं ना, जिससे फ्री ट्रेड कर रखा है, जैसे हमने UAE के साथ कर रखा है, हम हमारी EU के साथ हमारी बातचीत चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कर रखा है, तो उनकी डिटेल्स में हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि उनके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहें तो ये भी ध्यान रखते हैं कौन कौन से मेंबर इन ग्रुपिंग्स के अंदर हैं, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बाई चांस कोई दूसरा एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें काम आ जाएगा, बाकी मेंस में लिखने बाई चांस आ जाए तो उसमें आपको काम यहाँ पर दे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा, बेलारूस यहाँ पर आंसर था। तो यूक्रेन और रशिया वाला वॉर अभी भी यहाँ पर हमारे जो उसकी डेमोग्राफी अभी भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो हमें दोबारा से वो पूरा एरिया हमें याद होना चाहिए। एक हमें क्या याद रखना है कि जो मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट, इजराइल और पूरा जो सऊदी अरेबिया से लेके पूरा ऊपर तक हमें उसको पूरा याद होना चाहिए कि क्या डेमोग्राफी है, क्या उसकी रिवर सिस्टम है, कौन कौन से पोर्ट हैं वहाँ पर, कौन कौन सी पाइपलाइन है। सुमेध पाइपलाइन वाला क्वेश्चन पूछा 2024 के अंदर, जो रेड सी की वजह से, वो जितने भी पाइपलाइन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर याद होने चाहिए। निम्न में से कौन सा PM जनमन योजना, तो ये कुछ ऐसी योजनाएं होती है, PM जनमन है, PM जनधन है, तो वो हमें वहाँ पर याद होनी चाहिए। ओके, ये कोई बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। PM जनमन योजना, अगर मान लीजिए किसी योजना से क्वेश्चन आता है, पहले भी आ रखे हैं, अभी भी अगर आता है, तो हमें क्या क्या याद, उसकी देखो उसके ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसका नोडल मिनिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, उसकी जो फोकसिंग एरिया है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। PM जनमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि अभी नई आई है तो याद हमें यहाँ पर होनी चाहिए। और क्या रह गया हमारा एंड में, 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखो, इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया कि घेपांग घाट हिम नदीय झील, इसके बारे में यहाँ पर बात की है। घेपांग घाट ग्लेशियर लेक, बस हमें इससे मतलब है, किससे, घेपांग घाट से। इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। घेपांग घाट क्या रामसर के अंदर आती है या नहीं आती है, कहाँ ये सिचुएटेड है,
हालांकि सिचुएटेड हिमाचल प्रदेश में ये तो पूछ लिया, लेकिन इसके बारे में पता होनी चाहिए पूरी इसकी जो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में हमें यहाँ पर घेपांग घाट ग्लेशियर लेक के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा ख़त्म हो चुका है। इससे हमारा क्या निकलता है निष्कर्ष के हमें थीम हमें इनसे फाइंड करनी है। उस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल जाए अच्छी बात है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमें थीम पता करनी है, हमें कहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है। दूसरी चीज़, ये जो यूपीएससी का ट्रेंड है क्या ये लगातार फॉलो कर रहा है। जैसे ऑप्शन वाला ट्रेंड था कि ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि 1 पेयर 2 पेयर, तो वो ट्रेंड यूपीएससी ने थोड़ा सा खत्म किया। जैसे सीडीएस अगर हम 2024 का फर्स्ट वाला सीडीएस अगर आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर पेयर वाले ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अब जो ऑप्शन दिया है वो 2024 की जो प्रीलिम्स सीएससी हुआ उसके बाद की जो ट्रेंड चेंज किया है वो नॉर्मल यहाँ पर ऑप्शन दोबारा से आ गए हैं। तो थीम पता करिए, उसके बारे में हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए, और सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट इनके जो क्वेश्चन पेपर 2015 से लेकर के आगे तक के आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, टेस्ट सीरीज से काफ़ी अच्छा ये सोर्स है हमारे लिए प्रैक्टिस करने का, अपना माइंड सेट डेवलपमेंट करने का। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिएगा, जिससे लोगों को थोड़ा और अवेयरनेस आए इन एग्जामिनेशन के बारे में और अच्छे से वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।